नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं, जहां हम एक ऐसी कविता पर चर्चा करेंगे जिसने एक सोए हुए देश को जगाने का एकदम अनोखा काम किया था। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1912 में आई मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता आवाहन की। आवाहन का मतलब ही होता है पुकारना। ये एक ऐसी पुकार थी जिसने निद्रा में डूबी देश की जनता को उठ खड़े होने और कर्म करने की एक नई प्रेरणा दी। तो ठीक है, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पहले हम 1857 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उस दौर की गहरी निराशा को समझेंगे। उसके बाद बात आएगी कविता के 3 मुख्य संदेशों की। पहला, कर्म का महत्व। दूसरा, भाग्य पर निर्भरता। और तीसरा, अनेकता में एकता। और अंत में हम इस पूरी कविता के मूल तत्व और इसके व्यापक महत्व को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से। 1857 के दौर की निराशा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, किंतु उसमें सफलता नहीं मिल पाई। इस असफलता ने पूरे देश को एक ऐसी गहरी निराशा और हताशा में ढकेल दिया था, जहां सबको लगने लगा था कि अब स्थिति को बदलना बिल्कुल असंभव है। जरा 1857 और 1947 के बीच के इस लंबे समय पर गौर कीजिए। 1857 की असफलता के बाद देश को आजाद होने में 1947 तक का लंबा समय लग गया। इन्हीं विशाल अंतरालों के बीच 1912 में गुप्त जी ने ये कविता प्रस्तुत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य उस घटक और नकारात्मक सोच का इलाज करना था जिसने जनता को दशकों से मानसिक रूप से निराश और बिल्कुल निष्क्रिय बना दिया था। यहां से आते हैं कविता के पहले मुख्य संदेश की ओर, जो है कर्म का महत्व। कविता का यह पहला हिस्सा इस बात पर पूरी तरह केंद्रित है कि निष्क्रियता को त्यागना ही होगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रम को अपनाना पड़ेगा। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। इन शब्दों को पढ़ते ही कवि की गहरी पीड़ा साफ झलकती है। उनका मानना था कि लोग अपना अनमोल समय बेकार में क्यों नष्ट कर रहे हैं। उन्हें सक्रिय होकर आगे बढ़ना चाहिए और ऊंचाइयों को छूना चाहिए। यहां पर आकर 2 मूल हिंदी शब्दों को समझना जरूरी हो जाता है। पौरुष का अर्थ है कठोर परिश्रम या सक्रिय कर्म, और ग्रास का सीधा सा मतलब है खाने का निवाला। कवि ने इन शब्दों का इस्तेमाल एक बेहद प्रभावशाली दृष्टांत देने के लिए किया है, ताकि संदेश सीधा दिलों तक पहुंचे। और ये बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कवि के उस आकर्षक उदाहरण को। मान लीजिए सामने मेज पर शाही पनीर, रसमलाई और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। अगर कोई उम्मीद करे कि खाना अचानक जादूगर की तरह हवा में उड़कर खुद ब खुद मुंह में चला जाएगा, तो क्या ऐसा सच में संभव है? बिल्कुल नहीं। एक स्वादिष्ट निवाले को उठाकर मुंह तक ले जाने के लिए भी तो शारीरिक कर्म करना पड़ता है। बिना हाथ हिलाए खाना नहीं खाया जा सकता। ठीक उसी तरह बिना मेहनत किए सफलता भी हासिल नहीं हो सकती। चलिए अब आते हैं दूसरे संदेश पर, भाग्य पर निर्भरता। इस दूसरे खंड में कवि ने उस घातक मानसिक आदत पर कड़ा प्रहार किया है, जहां कोई भी काम बिगड़ने पर लोग कड़ी मेहनत करने की बजाय सीधे अपनी किस्मत या ईश्वर को दोष देने लगते हैं। ये तुलनात्मक चित्र आते ही स्थिति बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है। कवि ने एक तरफ पश्चिमी देशों का उदाहरण दिया जो कभी भारतीयों से पीछे थे, किंतु लगातार मेहनत और श्रम से बहुत आगे निकल गए। वहीं दूसरी ओर 1912 के आसपास का भारतीय समाज हर असफलता के लिए भगवान और भाग्य पर दोष मढ़कर असहाय बैठा रहा। और सच कहा जाए तो ये भाग्यवादी सोच विकास में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी थी। कवि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल सटीक शब्द लिखते हैं, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। यह सचमुच अद्भुत है कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने सफलता प्राप्त करने के पूरे विज्ञान को यहाँ एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि इन महान उदाहरणों के पीछे एक आसान सा तर्क छुपा है। जैसे एक दीपक को लगातार जलने के लिए तेल का होना जरूरी है, या किसी सुंदर मूर्ति को आकार देने के लिए सबसे पहले एक सांचे की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह जीवन के लक्ष्यों और सफलता को हासिल करने के लिए कर्म का होना अनिवार्य घटक है। केवल चाहने या किस्मत के भरोसे बैठने से सफलता रूपी दीपक हरगिज नहीं जल सकता। आइए अब तीसरे और एक अनमोल संदेश की ओर बढ़ते हैं, अनेकता में एकता। यहां बात व्यक्तिगत प्रयासों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता के व्यापक उद्देश्य पर आती है, क्योंकि एक महान राष्ट्र का निर्माण सिर्फ एक इंसान के कर्म से नहीं बल्कि सामूहिक एकता से ही होता है। इस मुद्दे को इस प्रभावशाली पंक्तियों के जरिए समझाया गया है।
क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता कहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। इन शब्दों से कवि सीधे तौर पर इस संकीर्ण विचार को चुनौती देते हैं कि धार्मिक और सांप्रदायिक अंतर हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्यारा शब्द निकलकर सामने आता है, सुमन, जिसका सरल अर्थ है फूल। कवि ने देश के विविध और अलग अलग नागरिकों के लिए फूल को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। सच कहूं तो ये इस पूरी कविता का सबसे सुंदर और भावपूर्ण दृश्यात्मक रूपक है। अब यहाँ एक सोचने पे मजबूर करने वाला प्रश्न सामने आता है, सबसे सुंदर और संपूर्ण माला आखिर बनती कैसे है? क्या सिर्फ एक ही तरह के फूल किसी माला को आकर्षक बना सकते हैं? यह सच में विचार करने योग्य बात है कि कैसे हमारी भिन्नताएं सामूहिक रूप से हमें और बेहतर बना सकती हैं। और इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। एक ऐसी माला जो कई अलग अलग आकार, रंग और खुशबू वाले जीवंत फूलों को एक साथ गूंथ कर बनाई गई हो, वही सबसे सुंदर होती है। कवि ये मानते थे कि देश में अलग अलग धर्म, जातियों और भाषाओं का होना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। जब ये सभी विविध फूल आपस में भाईचारे के धागे में जुड़ जाते हैं तो आजाद देश की माला बेहद खूबसूरत और मजबूत बन जाती है। अब हम इस रोचक विश्लेषण के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। यहाँ हम कविता के मूल तत्व और इसकी व्यापक अहमियत को समझेंगे कि आखिर आवाहन का समाज पर कितना गहरा और सदियों लंबा प्रभाव रहा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि कवि की सोच उस दौर में भी बहुत आगे की थी। एक ओजस्वी और ऊर्जावान भाषा में लिखी इस कविता के माध्यम से गुप्त जी सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। उनका मूल और सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि लोग निराशा के अंधेरे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें, मेहनत करना शुरू करें और एक साथ मिलकर लगातार देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। अंत में आज के आधुनिक समाज पर लागू होने वाला एक गंभीर सवाल सामने आता है। क्या आज के दौर में भी हम असफलता मिलने पर केवल किस्मत को दोष देकर निष्क्रिय बैठे हुए हैं, या फिर क्या हम सक्रिय रूप से अपने आने वाले भविष्य रूपी दीपक में परिश्रम रूपी तेल डालकर उसे रोशन कर रहे हैं? ये ध्यान रखने वाली बात है कि 100 साल से भी अधिक पुरानी ये सीख आज के संदर्भ में भी उतनी ही सटीक और जरूरी है। इसे हमारे आचरण और नजरिए में कैसे ढाला जा सकता है, यह बिल्कुल मनन करने योग्य विषय है। और इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।